हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी ने कल एमपीजीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वह सभी क्वेश्चन हम लोग बेसिक से ले रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस श्रृंखला जो स्टार्ट हुई है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन से निम्न स्तर से हायर स्तर तक भी चलेंगे, लेकिन जो एमपी का फंडामेंटल है, एमपी के बहुत सारे क्वेश्चन जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में आने की प्रबल संभावना, पीएससी प्री एग्जाम भी अभी है, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये श्रृंखला कंटिन्यू जारी रहेगी। लगभग हम लोग सभी टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने वीडियो आप लोगों को दिया था, तो उसमें लास्ट क्लास तक हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इसी के जस्ट आगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमारा कल की क्लास का था, खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा हमने लास्ट आंसर जो देखा था 1986। खजुराहो को भी पढ़ लिया था, छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों की संख्या कई बार बुकों में इधर उधर है, तो आपको अगर गूगल का डाटा हम लोग देखते तो 85, हमने कल आपको 84 डिस्कस किया था। तो आपको बुक्स रीड करेंगे आपको तो कहीं कहीं 84 भी मिलता है, कहीं कहीं 82 भी मिल जाता है। तो गूगल का अगर हम लोग एक्सेप्ट करें तो 85, और प्रेजेंट में जो अभी संख्या है वहां पर तो आपको ध्यान रखना है 25 है। खजुराहो विश्व धरोहर सूची में 86 में शामिल कर लिया गया था। खजुराहो से ध्यान रखिएगा, ये हम लास्ट क्लास तक अच्छे से पढ़े थे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस जिले में स्थित हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को इस एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो इससे संबंधित हैं या आने की प्रबल संभावनाएं, उन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो भीमबेटका से ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी है, तो भीमबेटका की गुफाएं। पुरापाषाण काल से इनका संबंध है। किस काल से? पुरापाषाण काल। ध्यान रखिएगा, इस ड्यूरेशन की ध्यान रखना है आपको, पुरापाषाण काल। और दूसरा इसी से ध्यान रखिएगा, विष्णु श्रीधर बांगड़कर ने इनका खोज किया था। किसने किया था? विष्णु श्रीधर बांगड़कर। विष्णु श्रीधर बांगड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। आपको कवर कर लेना है। अब स्थित कहाँ है, तो जो राइट आंसर है हमारा रायसेन में। कहां पर है? रायसेन। ध्यान रखिएगा, रायसेन जिला भोपाल संभाग के तहत आता है। तो रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। इन्हीं से एक पॉइंट और पूछा गया है, यूनेस्को में इनको कब शामिल किया गया। यूनेस्को, ध्यान रखिएगा, ये हेरिटेज साइट है, तो इसको 2003 में शामिल कर लिया गया। कब कर लिया गया था? 2003 में। इसको अगर फुल नेम से हम लोग जाने तो द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखिएगा, पेरिस इसका मुख्यालय। अगर हम ऑप्शनों पर बात करें, इसका जो राइट आंसर है रायसेन, लेकिन ऑप्शन पर हम लोग जाएं विदिशा, तो विदिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरी। ध्यान रखिएगा, उदयगिरी की गुफाओं का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। कौन सी धर्म से? जैन धर्म से। तो विदिशा से आप ध्यान रखिए, कील व तार बनाने का कारखाना भी यहीं पर मौजूद है। बेतवा नदी यहां से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा, विदिशा से। और उदयगिरी की गुफाएं भी मौजूद है। विदिशा आपको अच्छे से कवर कर लेना है। दूसरा, अगर उज्जैन ऑप्शन की हम लोग बात करें तो उज्जैन में ध्यान रखना है, कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का मेला, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला आयोजित होता है उज्जैन में। दूसरा, ध्यान रखिएगा, यहीं पर 12 वर्षों में, ये प्रति 12 वर्षों में लगाया जाता है।
मिनी कुंभ की हम बात करें तो प्रयागराज में 6 वर्षों में भी आयोजित होता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्षों में किया जाता, अभी किया गया था 2016 में। ध्यान रखिएगा, 16 के बाद अब होगा अभी 2028 में। कब होगा कुंभ के मेले का आयोजन? 2028 में। तो आपको कुंभ के मेले को ध्यान रखना है। कहां से? उज्जैन से। अगर हम उज्जैन से ही बात करें तो 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत होती है। कहां? उज्जैन में ही लंबवत होती है। ध्यान रखना है आपको। भरथरी की गुफाएं, गुफाओं से क्वेश्चन था, तो उज्जैन में कौन सी गुफाएं? भरथरी की गुफाएं भी मौजूद हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कालियादेह नामक स्थान है जहां पर उज्जैन में ही भरथरी की गुफाएं भी स्थित है। उज्जैन से ही हम लोग ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा मेलों का आयोजन यहाँ होता है और सबसे बड़ा मेला भी यहीं पर लगता है। दूसरा ध्यान रखें, क्षिप्रा के किनारे है। किसके किनारे है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी कांकरी बरडी, इंदौर के कांकरी बरडी पहाड़ी से आती है। तो आपको ये कई सारे पॉइंट उज्जैन से भी कवर कर लेने हैं। अगर हम सागर ऑप्शन की बात करें तो सागर से ध्यान रखिएगा, पहले तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, कौन सा है? हरि सिंह गौर। ध्यान रखिएगा, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर है? सागर में, जो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय 1946 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1946। तो कवर करिएगा कि सबसे पहला जो विश्वविद्यालय वो सागर में ही मौजूद है। सागर में जो मध्य प्रदेश पीएससी पूछेगा या पूछा गया है पहले भी, नौरादेही अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? नौरादेही अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, ये अभ्यारण्य पूछ लिया गया है। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और सागर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? सागर जिले में। तो आपको नौरादेही से भी ध्यान रखना है सागर को। बाकी आपको रायसेन इसका करेक्ट आंसर ही है। रायसेन से भीमबेटका की गुफाओं को ध्यान रखिए। बेतवा नदी का उद्गम, दर्शन का भी उद्गम रायसेन से ही होता है और रायसेन में मंडदीप औद्योगिक केंद्र स्थित भी है। ध्यान रखिएगा रायसेन को। तो ये सारे पॉइंट हमें कवर करने हैं। ऐसे हम सभी पूरा मध्य प्रदेश कवर करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। भले ही सरल हो, लेकिन आपको जो पॉइंट समझाए जाएंगे वो ओवरऑल एमपी से कवर किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सभी को पता है। एमपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा है। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप किस में टिक करेंगे? निवाड़ी। कौन सा है हमारा राइट आंसर जो होगा? निवाड़ी के साथ जाएगा। निवाड़ी अभी आप जानते हैं कि इसका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 2018 और हुआ किससे? टीकमगढ़ से। किससे हुआ था? टीकमगढ़। ध्यान रखिएगा, निवाड़ी का जो जन्म है 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से हुआ। तो ये एमपी में क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा है। अगर हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी सबसे छोटा है और सबसे कम जनसंख्या भी है। निवाड़ी से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पूछा जाएगा कि ओरछा कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? ओरछा। आपको ओरछा पर्यटन नगरी है और ओरछा कहाँ स्थित है? तो निवाड़ी जिले में ओरछा में किला है। ओरछा का किला आपको ध्यान रखना है, वीर सिंह बुंदेला जी ने बनवाया। किसने बनवाया? वीर सिंह बुंदेला। ध्यान रखिएगा 17वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला जी यहाँ पर ओरछा के किले का निर्माण करवाए और इसी किले से, ध्यान रखिए, किले के पास से या ओरछा के समीप से नदी कभी कभी पूछ ली जाए तो बेतवा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? बेतवा। अगर बेतवा में भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो बेतवा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से और इसमें यहाँ पर जामनी नदी आपस में मिल जाती है। कौन सी नदी? जामनी नदी। तो जामनी बेतवा की सहायक है, ओरछा के समीप ही किसमें मिलती है? बेतवा नदी में ही मिल जाती है। तो आपको निवाड़ी से ओरछा को ध्यान रखिए।
ओरछा अभ्यारण्य भी है और ओरछा में ही स्थित। तो आपको निवाड़ी इसका जो राइट आंसर होगा निवाड़ी ही होगा। अगर हम लोग हरदा की बात करें, ऑप्शन में हरदा है, तो ये सबसे अधिक कृषि युक्त जिला है। अगर कृषि कार्य सबसे ज्यादा जो भूमि है वो कृषि युक्त है, कृषि युक्त जिला, ध्यान रखिएगा कैसा है, कृषि युक्त जिला है सबसे अधिक। दूसरा, हरदा को ध्यान रखें नर्मदापुरम संभाग में मौजूद है। कौन से संभाग में? नर्मदापुरम। और इस संभाग में सिर्फ और सिर्फ 3 ही जिले हैं। कितने जिले? 3 ही जिले, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। तो नर्मदापुरम में हरदा मौजूद है। और इससे क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, एमपी की जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका भाग किस जिले के तहत नहीं आता? तो हरदा के तहत ही नहीं आता है। तो हरदा से आपको ये ध्यान रख लेना है कि इसका भाग सतपुड़ा के तहत नहीं आता। तो ध्यान रखिए, अगर दतिया की हम लोग बात कर ले तो ये 2011 का जो जनगणना था उसमें सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन अभी लेटेस्ट में निवाड़ी है। तो दतिया से ध्यान रखें, दतिया में पीताम्बरा पीठ, दतिया में क्या है? पीताम्बरा पीठ, माता जी का मंदिर, और यहीं पर है रतनगढ़ माता का मंदिर भी है। ध्यान रखिए, एक पॉइंट और पूछा गया है, यहाँ पर एक भांडेर नहर है। कौन सी नहर है? भांडेर, जो इस जिले को सबसे ज्यादा सिंचित करती है। ध्यान रखिएगा भांडेर नहर को। और इसी जिले से आपको कवर करना है सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी प्रवाहित होती है। तो दतिया से आपको ये पॉइंट कवर कर लेने। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है निवाड़ी। और टीकमगढ़ को अगर हम लोग समझें तो टीकमगढ़ पीतल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कौन से घोड़े? पीतल के घोड़े, ध्यान रखिएगा, पीतल के घोड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? टीकमगढ़ ही है। दूसरा, यहाँ पर एक जिला बन गया निवाड़ी, तो टीकमगढ़ थोड़ी आधा अधूरा हो गया, निवाड़ी इसके पास चला गया। तो निवाड़ी में ओरछा जो है पर्यटन स्थल था टीकमगढ़ का, वो निवाड़ी में ट्रांसफर हो गया है। तो आपको ये पॉइंट कुछ ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ किस जिले में स्थित है? बांधवगढ़ की अगर बात हम लोग करें तो बांधवगढ़ आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस किया था और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा था। तो जिसमें सबसे ज्यादा बार बांधवगढ़ का जिक्र हुआ, तो बांधवगढ़ अगर ऑप्शन पे हम लोग बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो उमरिया है। बांधवगढ़ किस जिले में? उमरिया में। क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन आपको पॉइंटों को समझना है। जिस किसी ने मध्य प्रदेश नहीं पढ़ा है या स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो उनका प्रैक्टिस हो जाएगा, उनको बेसिक पूरा ओवरऑल कवर हो जाएगा। और बेसिक के साथ साथ हम लोग हायर स्तर पर भी जाएंगे, जो क्वेश्चन सीधे ऊपर से जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ का है। थोड़ी सा बेस बनाइए पहले, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बांधवगढ़ किस जिले में? तो राइट आंसर कौन सा होगा? उमरिया। ध्यान रखिए, अगर मंडला की बात करें हम लोग, ऑप्शन में मंडला है सबसे पहले, तो मंडला की अगर हम लोग बात करें तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा-किसली। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एमपी का सबसे बड़ा कौन सा है? कान्हा-किसली। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल पूछा जाए 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लगभग कितनी किलोमीटर में? किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखिए, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा, कान्हा-किसली से ही ध्यान रखिएगा, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा। कौन सी प्रजाति? ब्रैडरी प्रजाति। अब आप समझ पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश में एकमात्र मिलता है सिर्फ और सिर्फ कान्हा-किसली में, और यही एमपी का राजकीय पशु है। एमपी का राजकीय पशु बारहसिंघा है। और कौन सी प्रजाति? ब्रैडरी प्रजाति। कान्हा-किसली को अच्छे से कवर कीजिए। अगर और बात कर लें हम लोग तो ये 1933 में अभ्यारण्य, 1933 में अभ्यारण्य। ध्यान रखिए, 1955 में
1955 में क्या था, राष्ट्रीय उद्यान बना। 1955 में एमपी का जो बड़ा वाला है वो 55 में ही बना, और 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने, मध्य प्रदेश में 33 में अभ्यारण्य था, एमपी था ही नहीं उस टाइम, जन्म नहीं हुआ था हम लोगों का, क्योंकि 47 में तो आजादी मिली है। तो 33 में ये अभ्यारण्य, 1955 में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लें, किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको ये ध्यान रखना है 1973 में इसका स्थापना किया गया। देखिएगा, टाइगरों को बचाने के लिए एक योजना है प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए जो योजनाएं लॉन्च की जाती है, वैसे ही बाघों को बचाने के लिए भी योजनाएं लॉन्च की गई है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1973 में सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का, किया किसने, कैलाश सांखल्य। किसने किया था, कैलाश सांखल्य। तो प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले अगर शामिल होने वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो हैली है। कौन सा है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसी को बोलते भैया जिम कार्बेट। क्या बोलते, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने, जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड। तो आप समझ गए होंगे, ज्यादातर जितना जाएंगे आपको विश्वास दिलाते हैं एक क्वेश्चन में ही सारा मध्य प्रदेश खत्म हो जाएगा। बशर्ते उतना ज्यादा नहीं जा पाएंगे, फिर आगे के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ ही नहीं पाएंगे, एक ही क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। तो मंडला से आपको बस ध्यान रखना है कान्हा किसली, क्योंकि जीएस में चैन श्रृंखला चलता है, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी का संबंध रहता है। तो कंटिन्यू अगर समझाएंगे तो एक टॉपिक को ही अगर हम लोग लिए, एक टॉपिक में ही पूरा लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में जीएस पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, उनको टॉपिक दिया जाए और वो धड़ाधड़ बोलते हैं। कैसे बोलते, धड़ाधड़, कंटिन्यू बोलते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि उनको ऐसे समझाया गया है कि डाउट नाम की तो कोई कंडीशन ही नहीं बचती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से ध्यान रखो, मंडला, मंडला कान्हा किसली के लिए प्रसिद्ध, और ये पॉइंट समझ में आए होंगे आपको। डिंडोरी पर आ जाओ, सबसे अच्छा है डिंडोरी। डिंडोरी में इसलिए प्रसिद्ध हो गया, मंडला से ही अलग हुआ था, क्योंकि यहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एमपी का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान तो 1968 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, 1968। और एमपी का पहला है डिंडोरी जिले में। अब डिंडोरी जिले में भी कोई पूछ लेना तो भैया शाहपुरा में। शाहपुरा क्या है, तो तहसील है। क्या है, तहसील। तो कवर कीजिएगा, डिंडोरी के शाहपुरा में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, जो एमपी का पहला है। डिंडोरी से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया गया है। अगर कभी कभी इसके नाम पूछे जाएं, आप मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम को देखेंगे तो पुराने पेपर्स जितने भी हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुराने पेपर्स को आप रीड कीजिएगा, सबसे ज्यादा बार यही पूछ लिया गया है। आपको एवरेज क्वेश्चन यही मिलेगा। इसको बोलते हैं फॉसिल। इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल। इंग्लिश नेम है, इसी को बोलते हैं घुघुबा। इसी को क्या बोलते हैं, घुघुबा। दो तीन नाम है, ध्यान रखिए, घुघुबा, फॉसिल और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यही है, कौन सा, डिंडोरी में जो स्थित है। अगर हम क्षेत्रफल पर चले जाएं तो एमपी का सबसे छोटा है, एमपी का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ही है। और एमपी का बड़ा कौन सा है, कान्हा किसली है। तो आपको कान्हा किसली ध्यान रखिएगा और एमपी का छोटा ध्यान रखिएगा। तो आप सभी कवर कीजिए अच्छे से। यहां पर अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर, 0.27 वर्ग किलोमीटर अच्छे से कवर कर लेना है आपको। तो डिंडोरी से आप ध्यान रखिए अच्छे से।
तो आपको सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 0.27 वर्ग किलोमीटर में। एमपी का सबसे बड़ा ध्यान रखिए कान्हा किसली, और एमपी का सबसे छोटा ध्यान रखिए जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बनेगा आपसे, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर उमरिया है। ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ किस जिले में मौजूद है? उमरिया। अगर हम शहडोल, एक ऑप्शन और बचा है हमारा, शहडोल की बात करें तो यहां से भी पॉइंट पूछे गए। आपको ऐसा समझाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि आपको मध्य प्रदेश पढ़ने के बाद हम आपको टॉपिक देंगे और आप कंटिन्यू बोलेंगे। ध्यान रखिए, लेकिन बशर्ते थोड़ी धैर्य रखो, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक डाला और फिर बाई चांस सब चले गए, इसलिए ये सेटलमेंट नहीं किया है कि एक डालो और खत्म। अब बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे, आपके जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज ही होंगे। शहडोल की अगर हम लोग बात कर लें तो ध्यान रखो, शहडोल में सुहागपुर स्थित है। कौन सा क्षेत्र है? सुहागपुर। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एमपी में सबसे अधिक कोयला, कौन सा? एमपी में सबसे अधिक कोयला यहीं से निकाला जाता है। एमपी में सबसे अधिक कोयला कहां से निकाला जाता है? सुहागपुर से ही। अगर कोई मध्य प्रदेश में कोयले की बात करे तो पहले तो बिटुमिनस प्रकार का निकाला जाता है, उसके भी अयस्क हैं। आपको ध्यान रखना है, सबसे शुद्धतम एंथ्रेसाइड है, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये अयस्क है उसके। लेकिन आपको हमारे मध्य प्रदेश से ध्यान रखिएगा कि निकाला जाता है सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस प्रकार का सुहागपुर से ही, और इस जिले से ही दो नदी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? नर्मदा, अच्छे से ध्यान रखो, और एक नदी और प्रवाहित होती है सोन। सोन नदी पर शहडोल में ही एक परियोजना मौजूद है जिसे हम बाण सागर कहते हैं। कौन सी सागर? बाण सागर। तो अभी समझ लीजिएगा, बाण सागर परियोजना में 3 राज्य सम्मिलित हैं, एमपी, यूपी और बिहार। एमपी का 50% भाग, यूपी और बिहार का 25-25% भाग है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से समझे होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे तो सेकंड है, देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र किस जिले में स्थित है? देश का जो सबसे बड़ा सोलर संयंत्र है वो किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं, देश का पूछा है, मध्य प्रदेश का नहीं, और आपको पढ़ाया भी गया है। सोलर संयंत्र से ध्यान रखो, सबसे पहले तो सोलर एनर्जी का प्रयोग करके सोलर संयंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, इससे इलेक्ट्रिक बनाई जा रही है। देश का सबसे बड़ा, तो ध्यान रखो सबसे पहले सोलर संयंत्र, ध्यान रखिएगा, सोलर संयंत्र में सौर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, और सौर एनर्जी का प्रयोग करने के बाद आपको ये कवर करना है कि इसी से संबंधित एक मिशन चलाया गया। क्या चलाया गया? मिशन, जिसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू मिशन कहते हैं। मनमोहन सरकार के टाइम पर चलाया गया जवाहरलाल नेहरू मिशन। जवाहरलाल नेहरू मिशन 2010 में चलाया गया था। कब चलाया गया? 2010 में। उस टाइम कहा गया देश में सोलर एनर्जी का विकास किया जाए, और लक्ष्य रखा गया 2022 तक कि हम 20,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा हम कर सकते या कर लेंगे उस टाइम तक, 22 तक। आज 22-23 आ गया है, हम लोग इस मिशन के लगभग करीब हैं। ध्यान रखिए, अगर सोलर एनर्जी की हम लोग बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो राजस्थान राज्य करता है, और सबसे ज्यादा संभावना भी राजस्थान के ही पास है। अब समझ लीजिएगा कि उत्पादन भी राजस्थान और संभावना भी किसके पास? राजस्थान के पास ही है। तो सोलर संयंत्र से आपको ये पॉइंट कवर करनी है। दूसरा, इसका जो राइट आंसर होगा, देश का सबसे बड़ा, तो रीवा में। कहां पर है? रीवा। ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र है रीवा में, और कितने मेगावाट का? 750 मेगावाट का। कितने मेगावाट का? 750। यही एकमात्र ऐसा संयंत्र है जो दिल्ली मेट्रो सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देता है। किसको देता है? दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी देता है। ध्यान रखिएगा,
दिल्ली मेट्रो को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला कौन सा सोलर संयंत्र? तो ध्यान रखिए हमारे रीवा वाला सोलर संयंत्र दिल्ली मेट्रो को भी शेयरिंग करता है, लेकिन मामा जी पैसा वसूलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फ्री का नहीं देते हैं मामा जी। हमारे मध्य प्रदेश में भरपूर उत्पादन होता है बिजली का, मामा जी बेच भी देते हैं अदर राज्यों को या पावर ग्रिड में, ध्यान रखिएगा। तो रीवा में देश का सबसे बड़ा सोलर संयंत्र मौजूद है। अगर हम एमपी में ही जाएं और सोलर एनर्जी की बात कर लें तो यहां पर इंदिरा सागर परियोजना एमपी में, कौन सी परियोजना? इंदिरा सागर। अब है कहां भैया? खंडवा में, नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा। यही एमपी की सबसे बड़ी है, यही परियोजना क्या है? एमपी की सबसे बड़ी। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी। और परियोजना का नाम ध्यान रखिए इंदिरा सागर। अब आपको ये ध्यान रखना है इसी पर 1000 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाया गया है। कितनी मेगावाट का? 1000 मेगावाट का प्रस्तावित है, कंटिन्यू काम चालू है। जैसी उत्पादन क्षमता होने लगेगी हम लोग पढ़ लेंगे 1000 मेगावाट का तैरता हुआ फ्लोटिंग, ध्यान रखिए जिसको फ्लोटिंग नाम दिया गया, सोलर संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया। तो आपको देश का सबसे बड़ा राइट आंसर क्या होगा? रीवा, ध्यान रखिएगा रीवा में सबसे बड़ा है, इसी से रिलेटेड ये मिशन ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन और क्षमता, उत्पादन क्षमता राजस्थान राज्य को ध्यान रखना है। नीमच की हम बात करें तो यहाँ पर अफीम का वेयर हाउस है, किसका? अफीम का। ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में अफीम गांजा भरपूर होते हैं, लेकिन किस जिले में होते हैं ध्यान रखो, अफीम मंदसौर में और गांजा खंडवा में। अफीम मंदसौर और गांजा कहां पर? खंडवा में। तो अफीम मंदसौर में होती है, लेकिन सरकारी वेयर हाउस, हेड ऑफिस उनका नीमच में, वेयर हाउस स्टोरेज वाला जो क्षमता प्लांट बनाया गया है तो नीमच में। सरकारी एल्कोहल फैक्ट्री से रिलेटेड भी यहाँ पर कारखाना है। खंडवा की बात कर लें तो यहाँ भैया इनका भैया होता है, अफीम और गांजा एक दूसरे के भाई भाई है, समझ लीजिएगा। तो गांजा मिलेगा आपको खंडवा में और अफीम मिलेगा मंदसौर में। मध्य प्रदेश में ये पॉइंट पूछ लिए गए हैं कि अफीम कहाँ होता और गांजा कहाँ होता है, दोनों नशीले पदार्थ, ध्यान रखिए। अगर हम गांजे की बात करें तो इसका चरस, गांजा, अफीम ये सब ड्रग्स बनाने के काम भी आते हैं। और दूसरा खंडवा से ही ध्यान रखो, ये इंदिरा सागर परियोजना, कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में ही है, यहीं से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखिए। खंडवा को हम लोग पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? पूर्वी निमाड़। और अगर पश्चिमी निमाड़ पूछ लिया जाए तो खरगोन है, कौन सा है? खरगोन। तो पूर्वी निमाड़ कौन सा कहलाएगा? खंडवा कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी भी यहीं से प्रवाहित होगी। और यहां पर एक परियोजना और है ओमकारेश्वर, कौन सी है? ओमकारेश्वर परियोजना कहां पर है? खंडवा में ही है। तो आपको ओमकारेश्वर परियोजना भी ध्यान रखना है, खंडवा जिले से। अगर खंडवा और एक और है खरगोन, इनमें सबसे ज्यादा सफेद सोने का क्षेत्र है। सफेद सोने का मतलब एमपी में सबसे ज्यादा कपास का जो उत्पादन किया जाता है वो खंडवा खरगोन में ही किया जाता है। कपास अनुसंधान संस्थान भी एमपी में खरगोन में स्थापित कर रखा है। तो आपको खंडवा से पॉइंट ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर था वो रीवा है, वो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? रीवा। तो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप सभी पहले तो कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है वीडियो। बाकी अभी स्टार्टिंग है, थोड़ी सा लग सकता है कि समझ में ना आए, बस बने बस रहो रुद्र एकेडमी पर। आपको जीएस एक दावा है, ध्यान रखिएगा, आपको जीएस ऐसी पढ़ा दी जाएगी कि हम टॉपिक देंगे, आप कम से कम आधा घंटे या 1 घंटे बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। टॉपिक वाइज बोलेंगे, क्वेश्चन तो छोड़िएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, चाहे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड ही दे दिया, चाहे जहां से हम लोग हैं, इतना चिल्लाओगे बुंदेलखंड पर कि बुंदेलखंड भी बोल देगा कि अब रहने दो भैया। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अच्छे से हम लोग कवर कर लेंगे। एग्जाम से तो क्वेश्चन बनेंगे, एग्जाम के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, बशर्ते सब्र करो। धीरे धीरे जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वीडियो देखते रहो, आपको पूरा एमपी का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। श्रृंखला स्टार्ट हुई है अभी,
आगे धीरे धीरे कंटिन्यू चलेगी। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।